नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सेना जबरदस्त काम कर रही है। आतंकवादियों को जिस तरह से मारा जा रहा है वो सही काम है। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा भी बयान दिया जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जिन युवाओं के हाथ में बंदूक है वो अगर मारा जाता है तो उन्हें उसका भी दुख होता है। जाहिर सी बात है, इसमें सियासत होना अब लाजमी है। लेकिन क्या यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं उस नजरिए से देखा जाएगा कि गवर्नर साहब क्या वाकई गवर्नर हैं या फिर एक सियासतदान है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चैनल हेड विनोद जी हमारे साथ है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, यह बयान क्या कहता है? देखिए, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड के गवर्नर हैं और इनको जो लगता है ठीक वो बोलते हैं। इसमें कोई तो राय नहीं कि उन्होंने आज कहा है कि कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मरता है तो उसे दुख होता है, उन्हें दुख होता है। उन्होंने उन लोगों को भी जोड़ा है जो लोकल मिलिटेंट्स हैं और बाकी दीगर लोगों को भी जोड़ा है। लेकिन इसको दूसरे पॉजिटिव वे में भी हम देख सकते हैं। यही बयान अगर पहले चीफ मिनिस्टर देते रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। अब इस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के, अगर वो देते हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई आपत्ति है। क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि ब्लडशेड जो हो रहा है, हम लोकल यूथ जो मारा जा रहा है वो हमारा ही यूथ है। लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो प्रेज पुलिस की किया है और कहा कि जो पुलिस काम कर रही है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं, जो आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, सीआरपी के काम कर रहे हैं, ऐसा काम पहले नहीं हुआ है। और जितनी तादाद में बंदूक उठाने वालों को मारा गया और जिस तरीके से क्रश करने की कोशिश की गई है उसकी भी सराहना की है। यानी अपनी ही स्टेटमेंट को सर, इस चीज को, इस तरह से, इस बयान को इस नजरिए से भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम की सोच जो है वो बार बार कहती है हमारे साथ कोई बात नहीं करता, हम किसके साथ बात करें, यहाँ पर बहुत ज्यादा सियासत होती है। जो सोच हमारे राजनेता नहीं सोच सके, समझ सके उन लोगों की जो दिमागी हालत है कि हाँ, जिनके बच्चे मर रहे हैं उनको भी दुख होता है, चाहे वो जिन्होंने गन उठाई या प्रदर्शन कर रहे हो। उस सोच को गवर्नर साहब ने समझ लिया। देखिए, गवर्नर साहब शुरू से ही कहते रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए और कह रहे थे कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में रह करके। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं की गई हो। हमने ऑटोनॉमी पे बातचीत की, सेल्फ रूल पे बातचीत की, इंटरलोकेटर्स आए यहाँ पे, राधा कुमार एंड पार्टी। उसके बाद वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, डॉक्टर सी रंगाराजन कमेटी, फिर उसके बाद एक ग्रुप आया, फिर यशवंत सिन्हा आए। इस तरह से लोग आते रहे हैं, बातचीत की माहौल बनता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ताकतें वहाँ पर हैं जो नहीं चाहती हैं कि माहौल ठीक हो। यही एक वजह है कि एक मरतबा फिर एक फिलर राज्यपाल की तरफ से फेंका गया है कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जो लोग मिसलीड हो चुके हैं, यूथ जो है गन पकड़ रहा है, उस यूथ को वापस मेन स्ट्रीम लाने के लिए एक पैकेज दोबारा से तैयार। हालांकि ये प्रयोग पहले भी हो चुके हैं बहुत बड़ी मर्तबा एनडीए के कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में, कि उनकी वापसी को लेकर के सरेंडर पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी बन चुकी हैं। लेकिन विनोद सर, अब इस बयान को उस बयान के साथ भी देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी हो सकती है। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जो आतंकी मरते हैं वो सन ऑफ सॉइल उनको करार दिया था, कितनी सियासत गरमाई थी। और राज्यपाल का यही बयान कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता है कि जिनके हाथ में बंदूक है युवा में, जब वो मरता है तो मुझे दुख होता है। देखिए, मिसलीड होकर के जो व्यक्ति जा रहा है, अपने देश का जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल ने कहा है कि उनको इस बात का दुख होता है कि चाहे वो बंदूक पकड़ी हो जिसने। लेकिन ललित, मैं आपको बताऊं, उन्होंने साथ में ये बैलेंस भी कर दिया है, साथ में उसको संतुलित कर दिया कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इतने एफर्ट्स सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगा रहे हैं कि बर्फ में लेट करके आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। यानी एक तरफ उन्होंने ये कहा कि दुख होता है मुझे, रियासत का कोई भी बाशिंदा मरता है तो मुझे दुख होता है, और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डट कर मुकाबला करें। सर, एन वोरा साहब में और इनमें कितना अंतर है? वो बयान नहीं देते थे लेकिन ये राजनीतिक बयान देते हैं। देखिए, वो खालिस अफसरशाह थे, और जो मैंने सुना है उनके बारे में, वो खालिस अफसरशाह थे, लिमिटेड बोलते थे और अपनी जो उनका अंदाज़ा उसी अंदाज में रहते थे। लेकिन ये राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं
और ये बीच बीच में बयान देते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि ये बयान इस कदर देते हैं ललित, एक आज की स्टेटमेंट है, आज इन्होंने कहा है कि मैंने अपने 5 साल के जो आयु है उसके काम के करने की आयु है उसमें इतना अनुभव नहीं सीखा, कश्मीर में आने के बाद मैंने बड़ा कुछ सीखा। तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अफसर साहब ने सिखाया, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे टेबल पर 4-4 महीने फाइल दबा सकती है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे राजनेताओं ने सिखाया जो उन्होंने किया है उसको अब करने पर कैसे गलत ठहराया जाता है। यानी इतनी बड़ी बात उन्होंने की। और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं उनकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते पता क्या कहा उन्होंने, जब ख़त्म करने वाले थे अपना भाषण, आप सोच भी नहीं सकते, उन्होंने कहा अगर किसी को बुरा लगा फिर बीच में पाज लिया तो सोच लेना आपके बीच में कम पढ़ा लिखा इंसान आ गया है। तो देखिए किस तरीके से वो तंज करते हैं। सर अब बात करेंगे बारामूला की। पुलिस का दावा है कि बारामूला जो है वो आतंकवाद मुक्त हो गया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। हमारे जो लोकल जे पुलिस है उसको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। सर हाँ, मिलिटेंसी खत्म होगी तो लोकल पुलिस को ज़्यादा श्रेय जाएगा, लेकिन ये जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, सब मिलजुल कर ऑपरेशंस करते हुए, लेकिन ऐसी चीज़ें सार्वजनिक अभी नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है प्रवोक करने वाली बात होगी। आतंकी संगठनों को लगेगा कि बारामूला कैसे मुक्त हो गया, आतंक मुक्त कैसे हो गया आतंकवाद, इस तरह की स्टेटमेंट्स देना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन डीजीपी हो सकता है ज़्यादा समझदार है हमसे, ज़्यादा उनका तजुर्बा है और काफ़ी समय उन्होंने जम्मू में भी दिया है, कश्मीर में भी दिया है। अगर बारामूला आतंकवाद मुक्त हो चुका है तो बधाई का पात्र हैं ये लोग, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, जितने भी लोगों ने काम है ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन कहीं ये प्रोवोकेबल स्टेटमेंट ना हो जाए, आतंकवादी इसको चैलेंज लेने की। देखिए पुलिस दावा कर रही है कि अब कोई स्थानीय आतंकी नहीं रहा, सब मारे जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट को कोई प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट ना ले। अदरवाइज ठीक है, आपके पीठ थपथपानी चाहिए, काम करते जैसे बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है जब जब, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन अब जब वीर गाथा, शौर्य गाथा, किसी ने जो एफर्ट किया है उसको सार्वजनिक नहीं करोगे तो उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। सर क्या कहा जाए, ऑपरेशन ऑल आउट का फायदा हो रहा है? देखिए, राज्यपाल ने कुछ रोज पहले कहा था कि ऑपरेशन ऑल आउट नहीं बोला जाना चाहिए, ये प्रोवोक करने वाली चीज होती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर गन उठाएगा, गोली चलाएगा, उस पर फूल नहीं फेंके जा सकते हैं, इसलिए गन चलाने वालों को जवाब दिया जा रहा है, ये ऑल आउट नहीं है। अब राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं। कांग्रेस गदगद है, जम्मू की कांग्रेस कही जाए तो गदगद है। हालांकि पूरे भारत में देखा जा रहा है कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा है जब से प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई और महासचिव बनाया गया है उन्हें। आपको क्या लगता है कि जम्मू में इसका असर होगा? डेफिनेटली इसके पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में उसके 2 एस्पेक्ट हैं जी। जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, और ये मान के चलना चाहिए कि राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया प्रियंका गांधी के अंदर। उनको लग रहा था कि वो इस तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे, और जो उनका आंकड़ा है 35 वो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ललित बताता चलूँ, ये इसका दूसरा पहलू देखा जाए, अगर सपोज यहाँ जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई कैंडिडेट खड़ा है, वो प्रियंका गांधी को प्रचार के लिए बुलाता है, प्रियंका गांधी नहीं आती है, तो वो नुकसान भी इनको उठाना पड़ेगा। अब सब जगह प्रियंका गांधी जाके प्रचार नहीं कर सकती हैं, जिन जिन जगहों पर वो प्रचार करने नहीं चाहेंगी वहां कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। ये दूसरा पहलू, जोश बहुत ज्यादा है, जो शुरुआत में होता है, जोश होता है, और ये मजबूरी का जोश भी होता है, क्योंकि गांधी परिवार का सदस्य जब महासचिव बनता है, अध्यक्ष बनता है, तो बाकी सारी टीम को तालियां पीटनी ही पड़ती हैं, मजबूरी में मुस्कुराहट भी लानी पड़ती है कि जी प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। तो सर क्या बाकी पार्टियों के लिए चुनौती होगा जम्मू में? देखिए, डेफिनेटली एक तो 3 स्टेट्स के जो चुनाव जीते हैं, एंड सेकेंड थिंग, प्रियंका को ये लास्ट तुर्प का इक्का कांग्रेस के पास बचा था, वो शायद प्रियंका को नहीं लाते, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने वाड्रा पर शिकंजा कसा, अब इनको भी सियासत में आना लाजमी हो गया था।
कि आने वाले दिनों में ना जाने, सहानुभूति भी देखने को मिलेगी ना। आने वाले दिनों में ना जाने कौन सी परिस्थितियां बने। और ये लास्ट तुरुप का इक्का था, क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक, पता नहीं बाद में उसके क्या रिजल्ट आते हैं, जो आरक्षण दिया है 10% तो वीकर स्वर्ण जाति के लोगों को, वो मास्टर स्ट्रोक सरकार का था। उस स्ट्रोक को उसके अगेंस्ट कार्ड जो है ये खेला गया। अपने दर्शकों को बता दूं, एक मास्टर स्ट्रोक रियासत जम्मू कश्मीर में भी खेला गया है कि जो पहाड़ी भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए 3% आरक्षण की घोषणा कर दी गई है सर। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक होगा ये सर। बड़ा लंबी डिमांड थी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स की, ये बड़ी लंबी डिमांड थी और इसमें हाउस में भी एक सहमति बनी थी, हाउस के अंदर हाउस के बाहर सहमति बनी हुई थी। लेकिन इसका एसटी कम्युनिटी किस तरीके से रिएक्ट करती है ये कल सुबह पता चलेगा। हो सकता है वो इस फैसले को लेकर के कोर्ट में भी चले जाए, लेकिन पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स लंबे समय से इस डिमांड को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। सरकार कांग्रेस पीडीपी की हो, सरकार कांग्रेस एनसी की हो, कांग्रेस या फिर बीजेपी पीडीपी की हो, ये पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स का बड़ा पुराना मुद्दा था। ये मतलब वेलकम किया है काफ़ी लोगों ने। सर अब क्या कहा जाए कि अब लोगों का अगर दिल जीतना है तो आरक्षण कार्ड खेलना बेहद जरूरी हो गया अब। देखिए ऐसी बात नहीं है, ये सियासत में सब कुछ जायज़ है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन सियासत। तो मुझे लगता है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के सियासतदान सियासत करते रहे हैं, और ख़ासतौर पर कांग्रेस ने आरक्षण वीकर सेक्शन पे पूरी अपनी पॉलिटिक्स की है। ना तो उनको कहीं उठने दिया गया है, या फिर भाजपा ने भी जैसे राम मंदिर पर सियासत की है उसी तरह से वीकर सेक्शन पर कांग्रेस ने सियासत की है। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लंबी बहस हो सकती है। अब सवाल तो ये उठेगा कि क्या सही लोगों को मिलेगा आरक्षण। देखिए अभी तक सही लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे भी चुके हैं। एक जूते बनाने वाला, जूते ठीक करने वाला जो होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है, ठीक है। जब वो पढ़ा नहीं पाएगा, अच्छी तालीम नहीं दे पाएगा, तो उसका बच्चा, मुझे नहीं लगता कि आईएएस बन पाएगा, केएएस बन पाएगा, ठीक है। बच्चा उसी का बनेगा जो ऑलरेडी चीफ इंजीनियर है, कोटे से लगा हुआ, उसके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, उसके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए हैं, फिर भी आरक्षण उनको मिले। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मुख मुंह नहीं मोड़, राजनीति देखने को मिलेगी। हाँ, मुंह नहीं मोड़ सकता कि सच्चाई है। जब तक उन बच्चों, उन गरीब जो मेहनतकश लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ने में सरकार मदद नहीं करेगी, तब तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे और जो खास खबरें होंगी उस खबरों की हकीकत को जानेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।